Welcome back, guys. And now, what we are starting is chapter number 3 of strategic management, also, which is lesson number 13 of your book, that is business policy and formulation of functional strategy. तो जो दो टर्म्स इस टॉपिक में लिखे हुए हैं, दैट इज बिजनेस पॉलिसी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी, तो उसके अंदर बिजनेस पॉलिसी का जो टर्म है वो तो ये कहलाएगा कि आपने कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट करनी है फॉर यू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, और उन पॉलिसीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वही जैसे अपन ने स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर में करा था, उसी तरीके से सेम यहाँ पर अपन को बिजनेस पॉलिसीज़ करनी है। और बिजनेस पॉलिसीज़ जो बेसिकली गाइडलाइंस या रूल्स कहलाते हैं, जिन गाइडलाइंस या रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट इज़ नोन एज बिजनेस पॉलिसी। और फिर यहाँ पर जो दूसरी बात आती है दैट इज़ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो जब हम फंक्शनल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो किसी भी बिजनेस में या कॉर्पोरेट लेवल में 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स होते हैं। जो सबसे एक ट्रायंगल फॉर्म में वो बना रहता है, और जो सबसे ऊंचा लेवल होता है दैट इज़ द ओनर्स लेवल। उसके बाद आता है आपका मैनेजरियल लेवल, और जो सबसे नीचे होता है दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव लेवल, राइट। तो उसी तरीके से तीनों लेवल्स की अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो तीनों लेवल्स की अलग अलग टाइप की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी अपन को इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। सो लेट अस बिगिन फर्स्ट विद द बिजनेस पॉलिसी। की बिजनेस पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सो बिजनेस पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस पॉलिसीज़ आर द गाइडलाइंस। तो मैंने कहा ही था कि ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सो दीज आर द गाइडलाइंस दैट आर डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न द एक्शंस ऑफ दोज हु आर अ पार्ट ऑफ इट। मतलब जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उनके एक्शंस को गवर्न करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस या गाइडलाइंस होती हैं वो बिजनेस पॉलिसी कहलाती हैं। दे डिफाइन द पोटेंशियल लिमिट्स। क्या बताते हैं ये, दे डिफाइन द पोटेंशियल लिमिट्स विद इन विच डिसीशंस मस्ट बी मेड। मतलब किस लिमिट के अंदर आपको डिसीशंस लेने हैं वो ये लिमिट्स बताती है बिजनेस पॉलिसी। Business policy also deals with the acquisition of resources with which the organizational goals can be achieved। यानी कहाँ से resources लेकर आने हैं, कैसे resources होंगे, और इनसे आपको कैसे आप अपने organizational goals को achieve कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें business policy बताती है। Business policy defines the scope, it defines the scope within which the decisions may be taken by the subordinates in an organization। यानी किस स्कोप के अंदर उनको डिसीजंस लेने हैं ये भी बिजनेस पॉलिसी बताती है। It permits the lower level management to deal with the routine problems and issues on their own without reverting back to the top management for the purpose of decision making। तो मैंने कहा ही था कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जिसको फॉलो कर कर आप अपनी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली हल कर सकते हो। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप खुद निकालना चाहते हो और टॉप लेवल बिजनेस मैनेजर्स के पास नहीं जाना चाहते, तो उन केसेस में आप बिजनेस पॉलिसी को जो है प्रॉपर्ली स्टडी करें, उसमें लिखे गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद जो आपकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू योर वर्क। सो दोज प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व ईजिली विद द हेल्प ऑफ बिजनेस पॉलिसी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए या एक ही लाइन में अगर सम अप करना हो हमें, सो दीज बिजनेस पॉलिसीज आर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। So, business policy is the study of the roles and responsibilities of the top level management, significant issues affecting the organizational success, and the decisions affecting the organization in the long run. The top management consists of those managers who are primarily responsible for long term decisions and carry designations such as the executive president, chief executive, president, general manager, or executive director. These are those persons who are not concerned with the day to day problems but are expected to devote their time and energy for thinking and deciding about the future course of action. तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि जो बिजनेस पॉलिसी होती है, सिंस दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, उसको देखकर ही बनाई जाती हैं कि आप डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए टॉप लेवल मैनेजर्स को जो है डिस्टर्ब ना करें, और रूल्स एंड रेगुलेशंस और बिजनेस पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए ही अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीखें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिजनेस पॉलिसी को बनाया जाता है। उसके साथ ही किस तरीके से ये पॉलिसीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में हेल्प करेगी और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगी, ये सारी चीज़ें देखते हुए भी आपकी जो बिजनेस पॉलिसी है उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर एक चीज़ करेंगे, विजन और मिशन को। सो विजन और मिशन जब अपन पढ़ेंगे तो ये भी देखने में आएगा कि जो बिज़नेस पॉलिसीज़ होती हैं वो इस विजन और मिशन को देखते हुए बनाई जाती हैं। जो दो टर्म्स हैं विजन और मिशन, अगर हमें उन्हें डिफ़ाइन करना है तो विजन का मतलब होता है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, और विजन का मतलब होता है
सॉरी, विजन का मतलब होता है आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, और मिशन का मतलब होता है कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। सो मिशन इज़ बेसिकली योर जर्नी एंड विजन इज़ बेसिकली योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो अब अपन करें व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी, यानी बिजनेस पॉलिसी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो अब अपन को पढ़ना है। ये आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो बिजनेस पॉलिसी के जो फीचर्स हैं आपको पहले से ही आते हैं, तो लेटेस्ट रिवाइज कि आपने 12th में क्या करा था। सो बिजनेस पॉलिसी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, द क्रूशल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइज एंड द डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर। तो पूरा कैरेक्टर डॉक्यूमेंट जो है वो बिजनेस पॉलिसी के अंदर निकल आता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिसी इन बिजनेस, like those of policy in public affairs, have to do with the choice of the purposes, the moldings of the organizational identity and the character, the continuous definition of what needs to be done, and the mobilization of resources for the attainment of goals in the face of competition or adverse circumstances. An effective business policy must have the following features. तो इसकी फीचर्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको मार्क करते हुए चलिएगा। सबसे पहला फीचर है दैट इट इज़ स्पेसिफिक। एवरी पॉलिसी मस्ट हैव अ बेसिक फीचर ऑफ बीइंग स्पेसिफिक और डेफिनेट। मतलब हर पॉलिसी का बेसिक फीचर होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक और डेफिनेट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ अनसर्टन देन इट्स इम्प्लीमेंटेशन विल बिकम डिफ़िकल्ट। अगर आपकी पॉलिसी अनसर्टन नेचर की है, जिसमें आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो पॉलिसी क्या अचीव करना चाहती है, तो वहाँ पर जो है अनसर्टनिटी काफ़ी क्रिएट हो जाती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्लियर। सो स्पेसिफिक इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर, देन वी हैव द फीचर इज़ क्लियर। पॉलिसी मस्ट बी अनएम्बिगुअस। मतलब बिल्कुल क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कि पॉलिसी क्या कहना चाहती है और कहाँ तक आपको लेकर जाना चाहती है। तो वो बहुत ही क्लियरली जो है उस पॉलिसी के अंदर डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। एंड एज क्लियर एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू गाइड द सबॉर्डिनेट्स इफेक्टिवली। It should avoid frequent use of jargons and connotations to create any chaos. And then it should be reliable and uniform. The policy must be uniform and reliable enough to efficiently be followed by the subordinates. तो तीसरा फीचर है इसका दैट इट शुड बी रिलायबल एंड यूनिफॉर्म। फोर्थ फीचर इज दैट इट इज़ अप्रोप्रिएट। इट शुड बी अप्रोप्रिएट। पॉलिसी शुड बी अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ही ढंग से नहीं बता पाएगी तो वो पॉलिसी किसी भी काम की नहीं है। इट शुड बी सिंपल। Policy should be simple and easily understood by each and every person in the organization. It should be inclusive or comprehensive. In order to have a wide scope, a policy must be comprehensive. It should be flexible. The policy should be flexible in application. It should be wide in scope so as to ensure that the line managers use them in repetitive or routine scenarios. It should be stable. Policy should be stable so as to avoid the scope of any indecisiveness and uncertainty in the minds of those who look into it for guidance. तो कौन कौन से basic features हैं? It should be specific, it should be clear, it should be reliable and uniform, it should be appropriate, simple, inclusive, flexible and stable. ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों की साथ में बात आ रही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की जब आप बात करते हो तो वो ये होना चाहिए कि सर्कमस्टेंशियल बेसिस पर जो पॉलिसी है वो आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप उन पॉलिसी को ईजिली जो है अप्लाई कर सको। ठीक है। और दूसरी बात वो कहता है कि इट शुड बी स्टेबल। तो स्टेबल इस कारण होनी चाहिए कि जो भी डिसीजंस आप लो पॉलिसी के बेसिस पर वो स्टेबल डिसीजंस निकल के आए। मतलब कोई भी किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर। और जो डिसिसिवनेस है वो आपकी जो डिसीजन लेने की पावर है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी, दैट शुड बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आपको डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। अब ये बिजनेस पॉलिसी इवॉल्व कैसे होके आई वो अपन को देखना है, मतलब कैसे इसका ओरिजिन हुआ वो अब अपन को चेक करना है। सो द ओरिजिन ऑफ बिजनेस पॉलिसी कैन बी ट्रेस बैक टू द ईयर 1911। मार्क कर लीजिए, लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो ओरिजिन है बिजनेस पॉलिसी का दैट कैन बी ट्रेस बैक टू द ईयर 1911 व्हेन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस्ड एन इंटीग्रेटिव कोर्स इन मैनेजमेंट एंड एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। This course was based on some case studies which had been used at the school for instructional purposes since 1908.
However, the real impetus for introducing the business policy in the curriculum of business schools came to the publication of two reports in 1959. Again, मार्क कर लीजिए 1959 में जो दो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी, उन्हीं रिपोर्ट्स के साथ जो है इसका जो ग्रोइंग नीड है बिजनेस पॉलिसी की वो इंट्रोड्यूस करी गई in the curriculum of business school. The Gordon and Howell report, sponsored by the Ford Foundation, recommended a capstone course of business policy, which will give students an opportunity to pull together what they have learned in the separate business fields and utilize this knowledge in the analysis of complex business problems. The Pearson report, sponsored by the Carnegie Foundation and published simultaneously, made a similar recommendation. In 1969, the American Assembly of Collegiate Schools of Business, a regulatory body for business schools, made the course of business policy a mandatory requirement for the purpose of recognition. तो ये ईयर इम्पॉर्टेंट है कि 1969 में जो है अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस, इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो बिजनेस पॉलिसी का कोर्स है वो मैंडेटरी है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ रिकग्निशन. During the last 4 decades, business policy has become an integral part of management curriculum. From the US, the practice of including business policy in the management curriculum spread to the other parts of the वर्ल्ड. तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, जो बेसिक स्टार्टिंग हुई है वो 1969 से, क्योंकि इसको रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ है. एंड 1969 से जो बिजनेस पॉलिसी का करिकुलम है वो मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड हो गया है, ना ही सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में बट बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी. ठीक है. इवन इंडिया में भी जब आप कोई भी मैनेजमेंट कोर्स करने जाते हो तो उसके अंदर आपको बिजनेस पॉलिसी सिखाया ही जाता है. Glaring example, what you are doing today is the company secretary course. Although it is much statutory related course, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी management skills की ज़रूरत होती है, because when you are a company secretary, you are already considered as a part of a key managerial personnel. So basically वहाँ पर आप managerial personnel में आते हो तो management की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर आपको business policy पढ़ाई जा रही है. Evaluation based on the managerial practices. The development in business policy as arising from the use of planning techniques by managers. Important line mark करें. The development in the business policy as arising from the use of planning techniques by the managers. Starting from the day-to-day planning in earlier times, managers tried to anticipate the future through preparation of budgets and using control systems like capital budgeting and management by objectives. तो ये जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप टेक्निक्स यूज़ करते हो ना, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यूएशंस निकालते हो आप शेयर्स की, ये सारी की सारी जो है मैनेजरियल टेक्निक्स होती हैं जो आपको फोरकास्ट करने में मदद करती हैं कि आगे क्या हो सकता है. दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी बेस्ड टेक्निक्स, पॉसिबिलिटी बेस्ड टूल्स. ज़रूरी नहीं है कि जो आउटकम है वो आए ही आए, लेकिन हाँ, व्हाट यू हैव प्रिडिक्टेड कैन बी वेरी मच नियर टू द एक्चुअल आउटकम, राइट, अनलेस अदरवाइज जहाँ पर बहुत ही अनप्रिडिक्टेड सी हैपनिंग्स हो जाएं. फॉर एग्जांपल, अगर अपन अभी का सिनेरियो देखें तो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ आ भी सकती है. तो ये बहुत ही अनफोर्सीन सा इवेंट है. अगर ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने प्रिडिक्ट किया है और जो एक्चुअली हुआ है उनमें काफ़ी डेविएशन हो. लेकिन नॉर्मली जब आप ऐसी टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो तो जो आप प्रिडिक्ट करते हो, जो रिजल्ट्स आप निकालते हो टूल्स एंड टेक्निक्स के यूज़ से, और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं उनमें ज़्यादा डेविएशंस नहीं होते. ठीक है. तो इन्हें मैनेजरियल प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है. With the inability of these techniques to adequately emphasize the role of the future, long range planning came to be used. Soon, long range planning was replaced by strategic planning and later by strategic management, a term that is currently used to describe the process of strategic decision. ये mark करिए, it was later replaced by strategic management, a term that is currently used to describe the process of strategic decision making. Strategic management is a theoretical framework for business policy courses today. Policy making became the prime responsibility of erstwhile entrepreneurs who later on assumed the role of senior मैनेजमेंट. तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर आता है, वो रोल सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर. ओके. तो बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था और इसका जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी बेसिक था. इसमें सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए जो मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं, उससे ज़्यादा इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. अब अपन आगे चलें, क्योंकि अभी अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही है बिजनेस पॉलिसी के. तो अब अपन को ये देखना है कि इंडियन सिनेरियो में बिजनेस पॉलिसी का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है. द इंडियन सिनेरियो.
Formal management education started in India in the late 50s and gained an impetus with the setting up of the Indian Institute of Management, that is IIMs, and the Administrative Staff College of India in the early 60s. मार्क करिए कि लेट 50s में इसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था, लेकिन 60s अर्ली 60s में आते आते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि बन चुके थे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज भी आ चुका था, तो वहाँ पर इसका जो एम्फोसिस है वो ज़्यादा हुआ. In formative years of the IIMs, the curriculars and philosophy of management education were borrowed substantially from the American business schools. तो हम जानते हैं कि अमेरिका में जो है बिजनेस पॉलिसी का एम्फोसिस जो है 1969 से मेजर करिकुलम में आना स्टार्ट हुआ. The IIM Ahmedabad based its teaching methodology on the Harvard model of developing and using case studies as the major tool. With setting up of three more IIMs at Bangalore, Calcutta, and Lucknow, the creation of university departments, management education has experienced unparalleled growth in the last 3 decades. Different nomenclature were used for the course title, including business policy, corporate planning, corporate strategy and planning, management पॉलिसी एंड लेटली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो ये जो अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ स्टडी ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़. क्योंकि जो वर्ड है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं. मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि स्ट्रैटेजीज़ को किन तरीके से प्लान करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी है. तो ये स्ट्रैटेजीज़ भी जो है वही आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ कहलाती हैं, और उन स्ट्रैटेजीज़ को ठीक तरीके से कैसे करना है वो भी उन पॉलिसीज़ या स्ट्रैटेजीज़ के अंदर लिखा होता है. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अब अगर अपन बात करें तो लेट 50s या अर्ली 60s में जो है जो ये आया, राइट. देन वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी. तो आप जानते हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट की बिजनेस पॉलिसीज़ या स्ट्रैटेजीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये बिजनेस पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ ही हैं जो आपको फ्यूचर के लिए गाइड करती हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है. ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट होती हैं, ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसी. तो इसलिए बिजनेस पॉलिसीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो रहता है. Importance of business policy. Business policy is important as a course in management curriculum and as a component of executive development programs for middle level managers preparing to move up the senior management level. A study of business policy fulfills the need of the management students as well as those of the middle level managers. To highlight the importance of business policy, we consider 4 areas where this course proves to be beneficial. 4 एरियाज़ हैं जो अपन को देखने पड़ेंगे जहाँ पर ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल है. तो उन 4 एरियाज़ की जब अपन देख लेंगे कि किस तरीके से ये बिज़नेस पॉलिसी यहाँ पर बेनिफिशियल है, तब अपन को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि बिज़नेस पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है. सबसे पहला है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कोर्स इटसेल्फ. Business policy seeks to integrate the knowledge and experience gained in various functional areas of the management. It enables the learner to understand and make sense of the complex interaction that takes place between the different functional areas. Business policy deals with the constraints and complexities of the real life business. इसको mark करिए, deals with the constraints and complexities of the real life business. In contrast, the functional area courses are based on a structured, specialized, and well developed body of knowledge resulting from the simplification of the complexity of overall takes and responsibilities of the management. For the development of a theoretical structure of its own, business policy cuts across the narrow functional boundaries and draws upon a variety of sources, other courses in management curriculum, and form a wide variety of disciplines like economics, sociology, psychology, demography, political science, etc. In doing so, business policy offers a very broad perspective to its learners. तो बस यही कहना चाहते हैं कि अगर हम कोर्स इटसेल्फ की बात करें तो बिजनेस पॉलिसीज़ के अंदर जो है काफ़ी डायनामिक्स इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस. तो जब आप ये सारी चीज़ें भी करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो बिजनेस पॉलिसी का जो पर्सपेक्टिव होता है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. इसलिए बिजनेस पॉलिसी का जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी ब्रॉड होता है. देयरफॉर व्हेन यू परस्यू अ कोर्स इन बिजनेस पॉलिसी, इट गिव्स यू अ वेरी फार रीचिंग विजन कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, कहाँ तक आपको जाना है, ये आपको बहुत ही क्लैरिटी आ जाती है आपके दिमाग में. Business policy makes the study and practice of management more meaningful as one can view the business
decision making in its proper perspective. For instance, in the control of business, in the context of business policy, a short term gain of a department or a subunit is willingly sacrificed in the interest of the long term benefit that may accrue to the organization as a whole. तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, जो ये लास्ट लाइन लिखी है इसके अंदर एक बहुत ही बेसिक मंत्रा छुपा हुआ है, वो ये है, वो कहना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं उनको उनको बेसिकली सैक्रिफाइस कर दिया जाता है फॉर द लॉन्ग रन। क्योंकि कई बार होता है ना, अगर आपको पता हो, अगर आप वैसे भी सोचें फ्रॉम अ नॉर्मल इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो री इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती हैं या री इन्वेस्टमेंट के जो री इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं ना, जहाँ पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ छोटे टाइम के लिए, उसके ऊपर होने वाली अर्निंग को भी री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक डिपॉजिट करा, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का आपने डिपॉजिट करा और 6 मंथ में आपको उसके ऊपर 6000 का जो है इंटरेस्ट मिला। अब आपने सोचा कि 6 महीने बाद जो है फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है, 6000 रुपये जो है वो मुझे मिलने वाले हैं। क्यों ना मैं 6000 रुपये जो मुझे मिल रहे हैं अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, मैं 1,06,000 वापस इन्वेस्ट कर दूं और इन 6000 पर भी जो है मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दूं। तो ये मैंने जो है बिल्कुल लॉन्ग रन में सोचा है कि इस पैसे को अभी पड़े रहने दो, री इन्वेस्ट होते रहने दो, तो जितना जितना कमाते जाएंगे उतना उतना री इन्वेस्ट होता जाएगा और उतना उतना हमको आगे को लॉन्ग रन में जो है उतना ही ज़्यादा गेन हमको मिलता जाएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि 1 लाख रुपए पड़े रहने दो, 6 महीने में जो 6000 रुपये मिले उसको विड्रॉ कर लो, फिर 1 लाख पड़े रहने दो, फिर 6000 मिलेंगे उसको विड्रॉ कर लो। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है कि मेरे जो शॉर्ट टर्म मेरी अर्निंग्स है, यानी 6-6 हज़ार का जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, उनको मैंने इन्वेस्टेड रहने दिया, और वो मेरे जो लॉन्ग रन में है मुझे आकर बेनिफिट देंगे, क्योंकि वो 6000 ईच टाइम जो मैं जमा करता जा रहा हूँ उसमें मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी में क्या हुआ, मैंने शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को जो है बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दिया, उनको विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं अभी भी वहीं का वहीं ही खड़ा हूँ। मतलब 6-6 हज़ार ही मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, उस 6000 पे मैंने कुछ और अर्न नहीं करा। मैंने अपने शॉर्ट टर्म जो मेरे गेन्स हैं उनको मैंने यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, राइट, उसको विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, उसको मैंने सेक्रीफाइस नहीं करा, उसका बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दिया है, उसको विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ऐसे ही दो जैसे डिसीजंस यहाँ पर हुए, वैसे ही आपको बिजनेस सेंस में भी सोचना पड़ता है कि कई बार जब आप प्रॉपर स्टडी कर लेते हो बिजनेस मैनेजमेंट की, तब आप ये डिसाइड करते हो कि जो मेरे शॉर्ट टर्म गेन्स हो रहे हैं उनको सैक्रिफाइस करो, उनको बिजनेस में इन्वेस्टेड रहने दो ताकि हमें लॉन्ग रन में फ़ायदा हो। ठीक है, एंड दैट इज़ द करेक्ट डिसीजन टू मेक। देन व्हाट वी हैव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस पॉलिसी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। Regardless of the level of management where a person is, business policy creates an understanding of how policies are formulated. मतलब किस तरीके से पॉमुलिस जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्मुलेट की जाती हैं, बिजनेस पॉलिसी आपको इसके बारे में भी सिखा देता है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेयर द पर्सन इज, बिजनेस पॉलिसी क्रिएट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। This helps in creating an appreciation of the complexities of the environment that the senior management faces in policy formulation। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता लगने लगता है, अंडरस्टैंडिंग आने लगती है बिजनेस पॉलिसीज़ के बारे में, तब आपको समझ में आता है कि कैसे चैलेंजेस जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं। By gaining an understanding of the business environment, managers become more receptive to the ideas and suggestions of the senior management। तो उसके सेंस में क्या होता है, जब आपको आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ आने लगती है, तब आप ये जानने लगते हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को कितनी तकलीफ़ होती है, कितने चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। तो आपका जो एक अंदर से वो नहीं होता कि आप एकदम एक्सेप्टिंग हो जाते हो कि हाँ, जो भी पॉलिसी आपने बनाई होगी सोच समझ के बनाई होगी, और जो मिड लेवल मैनेजर्स हैं वो फिर उन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट कि कितने चैलेंजेस को फेस करने के बाद जो है ये पॉलिसी बनकर आई है। Such an attitude on the part of managers takes the task of policy implement makes the task of policy implementation simpler। क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस टू चेंज जो है वो कम होता जाएगा, वैसे ही जो मैनेजर्स हैं पॉलिसीज़ को ईजी तरीके से एक्सेप्ट करते जाएंगे और उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। By being able to relate the environmental changes to the key policy changes within the organization, manager feels themselves to be a part of a greater design. This helps in reducing the feelings of isolation.
फॉर अंडरस्टैंडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को समझने की बात करते हो, बिजनेस पॉलिसी प्रेजेंट्स अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग while a person is at the mid level of the management. Such a framework, combined with the experience gained in working a specialized functional area, enables a person to make preparations for handling general management responsibilities. This benefits the organization in a variety of ways. Business policy, like most of the other areas of management, brings to the organization and also to the managers the benefit of years of distilled experience in strategic decision making. Case study, which is the most common pedagogical a tool of in business policy, provides illustrations of the real life business strategy formulation and implementation. तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग को भी समझने के लिए बिजनेस पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो अगर हम तीनों लेवल्स में देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जब आप समझना स्टार्ट कर देते हो तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाती है, जो इसका क्रक्स था. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को समझने का कोशिश करते हो तो वैरायटी ऑफ वेज में बिजनेस पॉलिसी जो है उस चीज़ को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होती है. ये अपन ने देखा अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इस स्टेप के अंदर. और इससे पहले तो आपको पता ही है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसी जनरली भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी अपन ने देखा था कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं उन केसेस में आपकी बिजनेस पॉलिसी जो है बहुत आपको हेल्प करती है. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. की जो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट होती है उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुँचता है, ये अपन को इस फ्रेमवर्क के अंदर करना है. सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर है दैट इज़ स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. उसके अंदर क्या होता है, लिखा हुआ है बिजनेस असेसमेंट. यानी इस स्टेप के अंदर आप सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हो, असेसमेंट करते हो. असेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अध्ययन. राइट. तो यहाँ इस वाले स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, डिस्कवरी. जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, डिस्कवर, यहाँ पर आप चीज़ें डिस्कवर करने की कोशिश करते हो, चीज़ें समझने की कोशिश करते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करते हो कि आप किस कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाहते हो. ये सारी चीज़ें जो हैं इस स्टेप के अंदर डिस्कवर की जाती है. ठीक है. फिर आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर जब आप डिस्कवरी कर लेते हो कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, क्या क्या करना है, यहाँ पर अब आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो कि जो भी गोल्स डिसाइड हुए हैं उनको अचीव कैसे करना है और वो अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेंगी, वो यहाँ पर जो है प्लानिंग की जाती है कि विच इज़ द बेस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी फॉर आर गोल अचीवमेंट. यहाँ पर जो है उस चीज़ को डिसाइड किया जाता है. तीसरा जो स्टेप आता है दैट इज़ ट्रांसलेटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन. यानी यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो. यानी इस स्टेप के अंदर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसको बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है. ठीक है. फिर आता है चौथा स्टेप दैट इज़ टेस्ट लर्न एंड अडेप्ट. इस वाले स्टेज के अंदर जो भी आपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंटेशन किया था उसको देखा जाता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम कर रही है. अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो वो चेंजेस अडेप्ट किए जाते हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है. और अगर रिक्वायरमेंट है चेंजेस की या फिर पूरी स्ट्रैटेजी बदलने की ही रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं कैरी आउट की जाती हैं. ठीक है. तो इस स्टेप को भी कहा जाता है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन. और यहाँ पर होता है बेसिकली मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग, कि यहाँ पर आप मेजर भी करते हो और मॉनिटर भी करते हो कि जो जो भी आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई की है वो उन्होंने किस तरीके से जो है रिज़ल्ट दिया है. इन सब के सेंटर में जो है वो आपका क्या आता है दैट इज़ कोर स्ट्रैटेजी, विजन एंड मिशन वैल्यूज़. तो इस स्टेप के अंदर अपन को बेसिकली विजन और मिशन के बारे में ही पढ़ना है. ठीक है. तो अब अपन स्टार्ट करें विजन से कि विजन का मतलब क्या होता है. अपन शुरू से कह रहे हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है और एक मिशन होता है. तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो विजन होता है वो होता है आपका डेस्टिनेशन और जो आपका मिशन होता है वो बेसिकली है आपकी जर्नी. ठीक है. तो विजन से अपन स्टार्ट करें. विजन सर्व्स द पर्पस ऑफ स्टेटिंग व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू अचीव. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है वो चीज़ आपको विजन के अंदर पता चलती है इन द लॉन्ग रन.
It articulates the position that the organization would like to occupy in the future. मतलब फ्यूचर में आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुँचना चाहता है वो विजन के अंदर स्टेटेड रहता है. The vision is about looking forward and about formalizing where you and the business are going. It is a future aspiration that leads to an inspiration of being the best in one's business sphere. It creates a common identity and a shared sense of purpose. A vision statement is a company's roadmap, indicating both what the company wants to become and guiding the transformational initiatives by setting a defined direction for the company's growth. Vision statements undergo minimal revisions during the lifetime of a business, unlike operational goals which may be updated from year to year. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो विजन स्टेटमेंट होता है उसमें मिनिमल रिविजन्स होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस. हालांकि जो आपके ऑपरेशनल गोल्स होते हैं वो भले ही ईयर टू ईयर बेसिस पे चेंज होते रहें, लेकिन जो आपका मेन विजन है यानी आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, जो डेस्टिनेशन है, that almost remains the same during the lifetime of the business. A consensus does not exist on the characteristics of a good or bad विजन स्टेटमेंट, क्योंकि ये सबके हिसाब से अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से अलग अलग होता है. किसी के लिए कोई विजन और मिशन सही हो सकता है, किसी के लिए वो नहीं सही हो सकता. ठीक है. तो विजन के जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं? इट इज़ कंसाइज, क्योंकि विजन जो है बहुत ही कंसाइज नेचर का होता है और छोटे फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो सो दैट इट कैन बी ईजिली रिमेंबर्ड एंड रिपीटेड. तो सबसे पहला फंक्शन है जो फीचर है जो विजन का, दैट इज़ इट इज़ कंसाइज. इट इज़ क्लियर, दैट इज़ इट डिफाइंस अ प्राइम गोल कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन करी जाती है. देन टाइम होराइजन, इट डिफाइंस अ टाइम होराइजन कि कितने टाइम होराइजन के अंदर आपको चीज़ें अचीव करनी है. इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, दैट इज़ इट डिस्क्राइब्स वेयर द कंपनी इज़ गोइंग रादर देन द करंट स्टेट. तो इसके ये जो आपका विजन होता है ये डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी कहाँ जा रही है रादर देन स्टेटिंग द प्रेजेंट स्टेट. It is stable, it offers a long term perspective and is unlikely to be impacted by the market or technology changes, क्योंकि जो आपको अचीव करना है वो तो आपको अचीव करना ही है भले ही मार्केट में कोई भी टेक्नोलॉजिकल या दूसरे चेंजेस होते रहें. It is challenging, that is it is not something that can be easily met and discarded. Obviously it is a long term goal, so therefore it is challenging और इसको अचीव करने में काफ़ी मेहनत और टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है. It is abstract, general enough to encompass all the organization's interest and strategic direction. यानी ये सबसे ऊपर होता है. It encompasses all organization's interest and strategic direction. यानी जो भी चीज़ें आप करते हो अपनी organization के अंदर वो सारी की सारी जो है इसकी तरफ ही जाती है. It is inspiring, that is it motivates the employees and is something that the employees view as desirable. तो ये आपको एक इंस्पायरिंग विजन रखना पड़ेगा ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस विजन को पढ़ते से ही मोटिवेटेड फील हो और वो कोशिश करें इस विजन को अचीव करने की. ठीक है. पर्पस, विजन स्टेटमेंट में फिल द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर अ कंपनी. यानी विजन स्टेटमेंट से आप कौन कौन से फंक्शंस को फुलफिल कर सकते हो. तो इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक प्लान, क्योंकि ये एक विजन है मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल है. इसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि कंपनी कहाँ जाना चाहती है या किस लेवल पर पहुंचना चाहती है. तो देयरफॉर इट इज़ अ फाउंडेशन और इसी के बेसिस पर ही जो है आपके स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाए जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट यू वांट टू अचीव. अब उसको कैसे अचीव करना है वो सारा का सारा जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के स्टेप में आता है. It motivates the existing employees and attracts the potential employees by clearly categorizing the company's goals and attracted like-minded individuals. तो बेसिकली ये मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. It focuses companies' efforts and facilitates the creation of core competencies by directing the company only to focus on strategic opportunities that advance the company's vision. यहाँ पे क्या होता है, ये कंपनी के एफर्ट्स और जो कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं कंपनी के एफर्ट्स को एक तो फोकस करता है अपनी विजन की तरफ, प्लस कोर कॉम्पिटेंसीज़ को जो है डेवलप करने में भी काफ़ी हेल्प करता है. इट हेल्प्स कंपनीज डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, यानी ये कॉम्पिटिटर्स से कंपनी को डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट इज़ अ कॉमन बिजनेस गोल एंड विजन स्टेटमेंट्स टिपिकली डिस्क्राइब हाउ अ कंपनी विल बिकम प्रॉफिटेबल rather than list the profit directly as a long term vision. ठीक है. ठीक है.
नेक्स्ट आता है अपना मिशन स्टेटमेंट। तो विजन और मिशन स्टेटमेंट नॉर्मली साथ साथ ही आते हैं। मिशन स्टेटमेंट के अंदर ये डिफाइन रहता है कि आप किस तरीके से अपने विजन को अचीव कर सकते हो। सो मिशन इज़ बेसिकली योर एंटायर जर्नी, कि आप क्या क्या करना चाहते हो, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके मिशन स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। A mission statement defines the basic reason. It defines the basic reason for the existence of that organization. Such a statement reflects the corporate philosophy. यानी आपकी philosophy क्या है, आपकी identity क्या है, character and image of an organization. ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको मार्क कर लीजिए। फिलोसफी, आइडेंटिटी, कैरेक्टर एंड इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके मिशन स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। It may be defined explicitly or could be deduced from the management's action, decisions, or chief executive's press statements. A mission statement is a short statement of an organization's purpose, identifying the goals of its operations, what kind of product or service it provides, its primary customers or market, and its geographical region of operation. यानी इन बेसिक सेंस में अगर हम बोले तो एक मिशन स्टेटमेंट के अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन हो जाती हैं, क्योंकि आपको अपना गोल अचीव करना है, अपना विजन अचीव करना है। तो उस चीज़ के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको वो सारी की सारी ऑपरेशंस को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। किस टाइप का प्रोडक्ट आप बेचोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, कौन सी सर्विसेज आप दोगे, कौन आपका टारगेट ऑडियंस रहेगा, कौन आपका मार्केट रहेगा, जोग्राफिकल लोकेशन आपकी क्या रहेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस जर्नी को डिफ़ाइन करती हैं, इसलिए मिशन स्टेटमेंट के अंदर आपकी जो जर्नी है वो डिफ़ाइन की जाती है। It communicates primarily to the people who make up the organization, that is, its members or the employees, giving them a shared understanding of the organization's intended direction. क्योंकि ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म स्टेटमेंट होता है, तो ये डायरेक्टली सब लोगों को, मतलब जो भी भले टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मेंबर्स हो या एम्प्लॉयज़ हो, उन सबको डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से आपको अपने गोल को अचीव करना है। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू डेवलपिंग अ मिशन। What matters the most, mark करिए, what matters the most is that it is generally be considered to be an accurate reflection and useful summary of Hilo and speaks to our stakeholders. What follows though are some general principles that we could bear in mind. कौन से general principles हैं? Make it as succinct as possible. A mission statement should be short and snappy. It should be short and snappy as possible, preferably brief enough to be printed on the back of a business card. The detail which underprints it should be mapped out elsewhere. मतलब एक जो मिशन स्टेटमेंट है वो प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इतना प्रिसाइज होना चाहिए कि आप उसको अपने बिजनेस कार्ड के पीछे जो है प्रिंट कर पाए। मेक इट मेमोरेबल, यू शुड मेक इट मेमोरेबल, यानी इस तरीके से लिखा होना चाहिए दैट इट कैन बी memorized or kept in the memory for a longer time. Obviously, partially linked to the above, but try to make it something that people will be able to remember the key elements of, even not the exact wording. भले ही लोगों को exact wording याद ना हो, लेकिन उन्हें ये ज़रूर याद हो कि key elements आपके जो मिशन के हैं वो क्या है। Make it unique to you. It's easy to fall into motherhood and apple pie trap with generic statements that could equally apply to any institution. Focus on what it is that you strive to do differently. आपको फोकस करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सबसे अलग तरीके से कर रहे हो। How you achieve excellence, किस तरीके से आप excellence achieve करोगे। Why you value your staff and what it is about the quality of the student experience that sets you apart from the rest. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। मेक इट रियलिस्टिक, तो ये आप इस स्टेटमेंट को आपको रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। रिमेंबर योर मिशन स्टेटमेंट इज सपोज टू बी अ समरी ऑफ वाई यू एग्जिस्ट एंड वॉट यू डू। मतलब एक समरी है आपकी कि आप क्यों एग्जिस्ट करते हो और आप क्या करते हो। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट, नॉट अ विजन फॉर द फ्यूचर। इम्पॉर्टेंट लाइन कि आपका जो मिशन स्टेटमेंट है, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट एंड नॉट अ विजन फॉर द फ्यूचर। If it bears little or no resemblance to the organization that your staff know it will achieve little, make sure it's current. Though it is not something which should be changed regularly, neither should it be set in stone. तो मीडियोकर लेवल का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ना ही इनफ्लेक्सिबल, कहीं ना कहीं बीच में होना ज़रूरी है। नाउ व्हाट वी हैव इज़ अ कंपैरिजन चार्ट ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट।
Someone has rightly said, a man without eyes is blind, but a man without vision is dead. A very good quote. Comparison of vision and mission statement. सबसे पहला बेसिस है दैट इट इज़ अबाउट, किस बारे में होता है मिशन स्टेटमेंट. सो अ मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट हाउ यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी. मैंने कहा ही था कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपकी जर्नी बताता है कि किस तरीके से आप पहुंच सकते हो. सो दैट इज़ हाउ इट डिफाइंस द पर्पस एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू योर कस्टमर नीड्स एंड द टीम वैल्यू. अ विजन स्टेटमेंट आउटलाइंस वेयर यू वांट टू बी, मतलब आपका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पहुँचना चाहते हो, दैट इज़ वेयर यू वांट टू बी. इट कम्युनिकेट्स बोथ द पर्पस एंड द वैल्यूज ऑफ योर बिजनेस. What type of a question does a mission statement answer? So it answers the question, what do we do? हम क्या करें, क्या करते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हम करते हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं. जबकि विजन स्टेटमेंट आपका किस टाइप का क्वेश्चन आंसर करता है, दैट इज़ वेयर डू वी एम टू बी, यानी हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ये आपका विजन स्टेटमेंट बताता है. मिशन स्टेटमेंट का जो टाइमलाइन होता है, इट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट लीडिंग टू इट्स फ्यूचर, यानी आज हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो हमारे फ्यूचर में गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा, ये चीज़ मिशन स्टेटमेंट के अंदर आती है. लेकिन जो विजन स्टेटमेंट होता है दैट इज़ ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनेशन के बारे में बताता है. देयरफॉर इट टॉक्स अबाउट योर फ्यूचर. फंक्शंस में क्या क्या होता है मिशन स्टेटमेंट के, इट लिस्ट डाउन ब्रॉड गोल्स फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड. Its prime function is internal, to define the key measure or measures of the organization's success, and its prime audience is the leadership team and stockholders. Whereas in a vision statement, it lists where you see yourself some years from now. It inspires you to give your best. It shapes your understanding why you are working here. तो बेसिकली विजन स्टेटमेंट जो है वही वही है कि आपको जो फ्यूचर फंक्शंस हैं उनके बारे में बताता है ज़्यादा, कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो आज से लेके, आप अपने आप को कहाँ देखते हो आगे की तरफ, और कैसे वो आपको इंस्पायर करता है सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट. वेराज मिशन स्टेटमेंट क्या बताता है, वो लिस्ट करता है कौन से ब्रॉड गोल्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने हैं, और जो मेन गोल है उनको अचीव करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो है मिशन स्टेटमेंट के अंदर आती हैं. चेंज. योर मिशन स्टेटमेंट में चेंज एज इट इज़ रिलेटेड टू द जर्नी, तो सर्कमस्टांशियल बेसिस पर जो है आपका मिशन स्टेटमेंट चेंज हो सकता है. इंपॉर्टेंट है ये, बट इट शुड स्टिल टाई बैक टू योर कोर वैल्यूज़ एंड कस्टमर नीड्स एंड विजन. बट ये याद रखता है कि जो विजन है वो सेम रहना चाहिए. भले ही आप रास्ता चेंज कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपका मेन कोर वैल्यू है, जो मेन विजन है आपका, वो तो सेम रहेगा ही. As your organization evolves, you might feel tempted to change your vision. However, mission or vision statement explain your organization's foundation, so change should be kept to be a minimum. तो विजन स्टेटमेंट के अंदर जो चेंज होते हैं उनको कम से कम रखना ही ठीक रहता है. डेवलपिंग अ स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट के अंदर आप कैसे उसको डेवलप करते हो, व्हाट डू वी डू टुडे, शॉर्ट टर्म में हम आज क्या करें, फॉर whom डू वी डू इट, किसके लिए करें, क्या बेनिफिट रहेगा. इन अदर वर्ड्स, वाई वी डू वॉट वी डू, हम जो कर रहे हैं हम क्यों करते हैं, एंड किसके लिए करते हैं, कैसे करते हैं, और क्यों. जबकि जो आपका विजन स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू वी वांट टू बी गोइंग फॉरवर्ड, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कौन सी स्टेज पहुँचना चाहते हैं, और हम उसको कैसे करें. फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव स्टेटमेंट. एक इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट डिटरमाइंस द पर्पसेस एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु आर द ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी क्लाइंट्स, दैट इज स्टेक होल्डर्स, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द क्लाइंट्स. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं. However, in a vision statement, it clarity and lack of ambiguity. It is very clear and it lacks ambiguity. It describes the bright future that is your hope, memorable and engaging expression, realistic aspirations, achievable alignment with the organization's value and culture. तो बेसिकली जो विजन स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा नैरो होता है, लेकिन जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो कंपैरेटिवली ब्रॉडर होता है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ लिस्ट दी गई हैं, कुछ कंपनीज के विजन और मिशन स्टेटमेंट दिए गए हैं. व्हाट आई वांट यू टू डू इज़, आई वांट यू टू रीड दिस लिस्ट. ये आपको पता होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट जो है एज होमवर्क आप इसको रीड करें एंड देखिए विजन और मिशन में क्या फ़र्क होता है. तो अपन एक आध कंपनी का पढ़ के देखते हैं. सबसे पहली जो कंपनी यहाँ पर है दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इसका विजन क्या है, मतलब ये कहाँ पहुँचना चाहता है, बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर
और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब इट वांट्स टू बी द नेशंस चॉइस कि ये नेशन का बैंकर बने। सो इसका विजन है लॉन्ग रन में कि ये नेशन का सबसे बड़ा बैंकर बने एंड इट शुड बिकम द नेशंस फर्स्ट चॉइस फॉर बैंकिंग बिजनेस। इनका जो मिशन है किस तरीके से ये इसको अचीव कर पाएंगे, सो बेसिकली दे विल हैव टू रिमेन कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सिंपल, रिस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। क्योंकि जब तक वो सिंपल, रिस्पॉन्सिव और इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देते रहेंगे तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे। Next, what we have is the Tesla company. As you already know, Tesla Motors, which provides for electrical vehicles. तो यहाँ पर इनका मिशन क्या है? To accelerate the world's transition to sustainable energy. और विजन क्या है जिसको ये अचीव करना चाहते हैं? To create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electrical vehicles. और electrical vehicles की तरफ ये जाएंगे कैसे? by accelerating the world's transition to sustainable energy. जब दुनिया को समझाएंगे कि सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ होना चाहिए, खुद सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तभी वो जाकर वर्ल्ड को जो है इलेक्ट्रिकल कार्स प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, और जब खुद इलेक्ट्रिकल कार्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे कंपनी का जो गोल है जिसमें ये मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी बनना चाहते हैं उसको ये अचीव कर पाएंगे। उसी तरीके से आगे बाकी कंपनीज के भी मिशन और विजन स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू रीड दिस विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स विच विल गिव यू अ वेरी गुड क्लैरिटी कि विजन और मिशन में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि जितना समझाने का था दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, अब आपको इसको रीड आउट करना है। जस्ट रीड दिस वॉट एवर कंपनीज दे हैव गिवन, और उनके विजन और मिशन स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू देम वंस एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, so what we will do in the next video is that we will begin with the strategic levels of organization, जिसके अंदर आपको पता ही है कि 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर कॉर्पोरेट होता है, देन जो कि ओनर्स होते हैं बेसिकली। अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल होता है लाइक दिस वन, सो दैट बिलोंग्स टू द ओनर्स। जो मिडिल लेवल ट्रायंगल होता है दैट बिलोंग्स टू द मैनेजर्स, एंड जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है दैट बिलोंग्स टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन अगली क्लास में जो है, अगले वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे। और फिर अपन को इन्हीं की जो है लेवल वाइज स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा कि जो ओनर्स होती है उनकी स्ट्रैटेजी किस टाइप की होती है, मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी किस टाइप की होती है, और फंक्शनल स्ट्रैटेजी यानी एग्जीक्यूटिव की स्ट्रैटेजी जो है वो किस टाइप की होती है। ओके, सो गो थ्रू द वीडियोज़ प्रॉपरली, पूरा उसको पढ़ें ध्यान से। एक बार वीडियो से करने के बाद रीडिंग भी लगाएं चैप्टर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, so I will see you in the next video. Take care.